वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का अब हम देख रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले हम विमेन वाला पार्ट जो सती प्रथा थी, विडो, री मैरिज का था, विमेन एजुकेशन का पार्ट था, वो हम सारा कवर कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। और अब हम देखते हैं लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखिए, बच्चियों की शादी कर दी जाती थी बुढ़ों से। With the growth of women's organization and writings on these issues, the momentum for reform gained strength. यानी कि मतलब लिखा जाने लगा, विमेन खुद पढ़ने लगी तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाने लगी कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं समाज में। People challenged another established custom, that of child marriage. जो बच्चों की शादी कर देते थे ना, उसके खिलाफ भी अब आवाज़ उठने लगी। There were number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। भाई, कानून ऐसा बने कि बच्चियों की शादी, मतलब एक सही एज पर शादी हो, छोटे छोटे बच्चों की शादी ना हो, इसके लिए लॉ बने। तो 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल दैट अर्लियर लॉज हैड बीन सीन। मतलब क्या हुआ ना कि चाइल्ड मैरिज तो लगभग सभी को लग रहा था कि गलत है और ज़्यादा इस पर विरोध भी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड विमेन बिलो एज ऑफ 16 कुड मैरी। देखिए, 1929 में लॉ तो पास हो गया था, मगर आप अपनी ना दादी से, नानी से पूछिए कि उनकी किस एज में शादी हुई होगी। 15 साल, 12-13 साल। मेरी खुद की दादी की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। तो लॉ तो पास हो गया था, बट फॉलो कितना हो रहा था? खैर, अब तो ऑब्वियसली 90% केसेस में फॉलो हो रहा है। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज्ड टू 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर विमेन। ब्राइड एट द एज ऑफ 8 साल की दुल्हन। 8 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उनको अक्ल भी नहीं होती है और उसको शादी करके भेज दिया। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि भाई देखो क्या हाल है। आज भी 20% गर्ल्स जो हैं इंडिया में, उनकी शादी 18 की उम्र से कम में हो जाती है। धीरे धीरे नंबर ठीक होता जा रहा है। वैसे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. तो राजा राम मोहन रॉय ने कास्ट के बारे में बोला कि भाई कास्ट और ये ऊंच नीच गलत है। हमारे टेक्स्ट में भी लिखा है कि ऊंच नीच गलत है। प्रार्थना समाज adhere to the tradition of भक्ति that believed in spiritual equality of all caste. तो प्रार्थना समाज एक भक्ति ट्रेडिशन में था जो ये मानता था कि सारी की सारी कास्ट बराबर हैं। बॉम्बे में परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमहंस मंडली फाउंड की गई 1840 में कि भाई जो कास्ट वास्ट है ना, ये सब कोई नहीं मानेगा, इसको ख़त्म करो। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। तो अपर कास्ट के अब जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे ना, उनको लगने लगा कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, जात के नाम पर असमानता गलत है। तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए। Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of hold of caste prejudice in their lives. पहले ज़माने में पता है क्या होता था? आज से 100-150 साल पहले तक सेम कास्ट के लोग ही एक साथ खाना खा सकते थे, वरना वो इम्प्योर हो जाते, ऐसा माना जाता था। तो देखिए कैसी बेवकूफ़ी और गंदी सोच होती थी। There were also others who questioned the injustice of the caste social order. During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. तो हमने ये देखा कि 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने भी स्कूल खोलने स्टार्ट कर दिए ट्राइबल बच्चों के लिए और लोअर कास्ट बच्चों के लिए। दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड। तो भाई बच्चों को एजुकेशन मिलने लगी तो समाज, जो दुनिया बदल रही है, उसमें वो एक मतलब सही से रह सके। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लीविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। तो जो गरीब लोग थे काफ़ी गांव में, वो भी शहरों की तरफ जाने लगे ताकि उनको कोई काम मिल जाए। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज़। तो फैक्ट्रीज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में काफ़ी काम था, तो गांव के जो गरीब लोग थे वो शहरों में आकर के फैक्ट्रियों में काम करने लगे। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड।
ड्रेन्स हैड टू बी डग, मतलब है ना, जो नालियाँ वगैरह उनको खोदना पड़ता था बनाने के लिए, रोड्स बनानी पड़ती थी, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता था, सिटी को साफ़ किया जा रहा था, तो बहुत सारा काम था लोगों के पास करने के लिए। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर, पेलिंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स, मतलब पेलिंक्विन होता पालकी, पालकी उठाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, रिक्शा चलाने वाले, सफाई करने वाले, ईंट उठा करके पास करने वाले, इन सब कामों के लिए लोगों की ज़रूरत थी। ये लेबर कहाँ से आया? ये लेबर आया गाँव से और छोटे शहरों से। जो गरीब लोग हैं वो आए शहरों में काम करने के लिए। और ज़्यादातर ये लोग जो होते थे ना, जो लेबर क्लास का काम करने आते थे, लो कास्ट के होते थे। बिगिन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर, तो लेबर की डिमांड थी, लोग जाने लगे। वैसे भी अपने गांव में तो इनको कुछ काम मिलता नहीं था। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशस, ट्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया, तो अलग अलग देशों में भी जाकर के काम करने लगे प्लांटेशंस में। वर्क इन न्यू लोकेशन जो था वो काफ़ी मुश्किल होता था, बट पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट द अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर्ड। तो काम तो बाहर बहुत मुश्किल होता था, मगर एक उनको आउटलेट मिल गया गरीब लोगों को या फिर लो कास्ट लोगों को, क्योंकि अपने गांव में तो डेली उनके साथ बदतमीजी ही होती थी और अपर कास्ट के लोग उनके साथ काफ़ी ख़राब व्यवहार करते थे, तो इस सब से बचने का उन लोगों को मौका भी मिल गया। ये कूली शिप है। कूली शिप जो है काफ़ी सारे इंडियंस को मॉरिशस लेके जाया जाता था लैंड पे काम कराने के लिए, और ये ज़्यादातर लो कास्ट के होते थे लोग जो दूसरे देशों में लेबर की तरह काम करने जाते थे। ये है कूली शिप। हु कुड प्रोड्यूस शूज़, मतलब शूज़ कौन बना सकता है? तो लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। तो जो लेदर वर्कर्स हैं उनको हमेशा नीची नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों के साथ काम करते थे, जिनको बोलते थे कि तो गंदे होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज़ फॉर द आर्मीज़। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर शूज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई। Caste prejudice against leather work meant that only traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes। क्योंकि शू बनाने का काम सिर्फ जो है अनटचेबल्स या लोअर कास्ट ही करती थी, तो उन्होंने ही शू सप्लाई किए। सो दे कुड आस्क फॉर हायर प्राइजेस एंड गेन इम्प्रेसिव प्रॉफिट। तो अब वो हायर प्राइस मांग सकते थे और प्रॉफिट भी अब वो कमा पा रहे थे। मडिगाज मेकिंग शूज़ 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की मडिगा शूज़ बना रहे हैं। मडिगाज वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। दे वर एक्सपर्ट्स एट क्लीनिंग हाइट्स, टैनिंग देम फॉर यूज एंड स्विमिंग सैंडल्स। तो सैंडल सीव करना और टैनिंग का बेसिकली मतलब होता है जो खाल होती है ना जानवर से, वो उतारने का काम ये करते हैं। देयर वर अदर जॉब्स टू, जैसे कि आर्मी में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। काफ़ी सारे महार लोग जो थे महार कास्ट के ही थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, फाउंड जॉब्स इन महार रेजिमेंट। फादर ऑफ B.R. Ambedkar, the leader of the Dalit movement, taught at an army school। तो जो B.R. अम्बेडकर के फादर थे वो एक आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे, वो महार रेजिमेंट में भी काम करते थे। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई जगह नहीं है लो कास्ट के लोगों के लिए, क्योंकि उनको पोल्यूटिंग माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो तो हायर कास्ट के बच्चों को गंदा कर देंगे। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू इवन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो मतलब उनके पास राइट नहीं था स्कूल के अंदर जाने का, तो बरामदे में क्लासरूम के बाहर बैठ कर के सुनते थे, ताकि वो पल्यूट ना कर दें, गंदा ना कर दें अपर कास्ट के लड़कों को। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी समय तक हमारे देश में थी। दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो दुबलाज अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे उनके फील्ड में, और काफ़ी सारे और उनके घर के छोटे मोटे काम किया करते थे। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय की डिमांड। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and justice। जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे ना, वो लोग
ऑर्गेनाइज करने लगे मूवमेंट कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है और समाज में समानता और न्याय होना चाहिए। सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि जो सतनामी मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया का वो घासीदास जी ने स्टार्ट किया था, हु वर्क अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो सतनामी मूवमेंट घासीदास जी ने स्टार्ट किया था लेदर वर्कर्स के लिए, यानी कि चमड़े का जो काम जो करते थे उनके लिए। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर's मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग चुंडाला कल्टिवेटर्स। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम भाई जो टेक्स्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्वेश्चन किया हरिदास ने, कहा कि ये सब गलत है। इन वॉट इज प्रेजेंट ए केरला अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट, श्री नारायण गुरु इजावा कास्ट के थे, प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, कि भाई हम सबको एक हो जाना चाहिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। तो ये देखिए, ये हैं श्री नारायण गुरु, ये इजाफा कास्ट के थे। उन्होंने कहा कि भाई कास्ट के बेसिस पर लोगों को ट्रीट करना अनइक्वली बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू सेम कास्ट। उनके अकॉर्डिंग सारी ह्यूमन काइंड, सारे मानव एक ही जात के हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट्स वॉज ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यनु, यानी कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब एक ही कास्ट है सबकी, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है सारे के सारे इंसानों का। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम। तो सारे के सारे जो सेक्ट थे जो ब्राह्मण नहीं थे उन्होंने स्टार्ट किए, क्योंकि ब्राह्मण तो उच्च पद पे माने जाते हैं ना, वो खुद को मानते हैं, तो वो तो स्टार्ट जनरली नहीं करते थे। काफ़ी सारे ब्राह्मणों ने भी वैसे किया। They try to change those habits and practices which provoke the contempt of dominant caste. They try to create a sense of self-esteem among the subordinate caste. तो जो जिनको सो कॉल्ड नीची जात बोला जाता था उनके अंदर एक सम्मान की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने ये काम किया। गुलामगिरी, ये किताब है ज्योतिराव फूले की। वन ऑफ द मोस्ट वोकल, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले जो लीडर थे लो कास्ट के वो थे ज्योतिराव फूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. तो ये कहाँ पढ़े थे? जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल सेटअप किए थे वहाँ पर ज्योतिराव फूले पढ़े थे। On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने अपने आइडियाज़ डेवलप करे जो कास्ट सोसाइटी थी उसके बारे में। He set out to attack ब्राह्मण, claim that they were superior to others. तो इन्होंने अटैक किया उन ब्राह्मणों को जो ये कहते हैं कि हम जो ब्राह्मण हैं वो सबसे ऊपर हैं, बाकी सारी कास्ट नीचे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ज्योतिराव फूले ने सबको समझाने की कोशिश की। Since they were Aryans, Phule argued that Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country. तो ज्योतिराव फूले ने कहा कि जो ये ब्राह्मण है ना, ये सारे आर्यन हैं, ये विदेशी थे, बाहर से आए थे, इन्होंने इंडिया में रहने वाले लोगों को हरा दिया, डिफीट कर दिया, और जो यहाँ पर रहते थे इंडिया के लोग उनको नीची जात बोलने लगे। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, जो इसी देश के थे उनको फिर आर्यन, क्योंकि हरा दिया आर्यंस ने इस देश के लोगों को, तो वो इस देश के लोगों को नीचा बोलने लगे। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. According to Phule, upper caste had no right to their land and power. In reality, land belonged to indigenous people, the so-called low caste. तो ज्योतिराव फूले कहते थे कि जो ब्राह्मण हैं ये इंडिया के नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं और इन्होंने किसी तरह से इंडिया के लोगों को जीत लिया और फिर राज करने लगे, और इंडिया के जो खुद के ही लोग थे उनको नीचा बोलने लगे, लो कास्ट बोलने लगे। तो ये कहते थे कि जो ये सो कॉल्ड हायर कास्ट ब्राह्मण है इनका हमारे देश की ज़मीन पर कोई हक नहीं है, सारा हक लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट, जिनको ब्राह्मण लो कास्ट कहते हैं, उनके पास इस देश की ज़मीन का हक है। फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल दे एग्जिस्टेड golden age when warrior peasant tilted the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. तो कहते हैं कि आर्यन रूल से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, गोल्डन एज थी, और जो वॉरियर थे वो अपना काम करते थे, मतलब सेना के लोग अपना काम करते थे, पीजेंट्स अपना काम करते थे और अच्छे से रूल किया जाता था। ही प्रपोज दैट शूद्र लेबरिंग कास्ट एंड अति शूद्र अनटचेबल शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सत्य शोधक समाज एसोसिएशन
फूले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिराव फूले ने कौन सी मतलब क्या फाउंड किया था, तो सत्य शोधक समाज एसोसिएशन थी जो कि ज्योतिराव फूले ने स्टार्ट करी थी, और ये क्या प्रमोट करती थी, कास्ट इक्वालिटी। ये देखिए ज्योतिराव फूले ने लिखा है मी हेयर एंड यू ओवर देयर, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तो फूले ने क्रिटिकल थे एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के, क्योंकि ये अपर कास्ट के लोग बोलते थे, क्योंकि अपर कास्ट के लोग क्या कहते थे कि भाई यहाँ जो है ब्राह्मणों का रूल होना चाहिए एक्चुअली, और जो लो कास्ट थी उनके साथ तो हमेशा से अत्याचार ब्राह्मण ही करते आए थे ना, तो वो तो फेवर नहीं करते ना। तो ब्राह्मण हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन विच हैज़ cut the throat of the people's prosperity and now go about posing as great patriots of their country। तो ज्योतिराव फूले कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी तलवारें छुपा दी और धर्म को तलवार बना करके खुद को ऊंचा बना करके कहते हैं कि हम देश के सच्चे भक्त हैं। तो इस तरीके की बातें बोलते हैं कि वो एडवाइस देते हैं शूद्र को, मुस्लिम को, पारसी यूथ को कि भाई आपस में लड़ना बंद करो और ये हाई लो जो है कंट्री का इसको ख़त्म करो और सब एकजुट आकर के कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करो, ऐसा ज्योतिराव फूले बोलते हैं। In 1873, Phule wrote a book named Ghulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America। तो जो गुलामगिरी है ना, ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लिखी थी ज्योतिराव फूले ने 1873 में। जब इन्होंने बुक लिखी इससे लगभग 10 साल पहले ही अमेरिका में स्लेवरी यानी कि अमेरिका में पहले गुलामी होती थी, जो ब्लैक लोग होते थे ना अमेरिका में वो गुलामी करते थे वाइट लोगों की, तो वो ख़त्म हो गया था। फूले ने डेडिकेट की ये बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, दस एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो उन्होंने ये बुक डेडिकेट करी अमेरिका के उन लोगों को जिन्होंने स्लेवरी ख़त्म करने में अपना योगदान दिया है। तो उन्होंने एक लिंक बनाया कि इंडिया में जो लोअर कास्ट है और जो यूएस में ब्लैक्स थे उनके साथ मतलब सेम ही व्यवहार होता है। As this example shows, Phule extended its criticism of the caste system to argue against all forms of inequality। मतलब कास्ट सिस्टम को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और साथ ही साथ कोई भी अगर इनइक्वालिटी है, कोई भी असमानता है, उसके बारे में उन्होंने बात करी कि वो गलत है। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। वो अपर कास्ट वुमेन के बारे में बात करते थे कि कितना खराब व्यवहार अपर कास्ट वुमेन के साथ किया जाता है। मिजरीज ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट। तो वो अपर कास्ट वुमेन के बारे में भी मतलब बोलते थे कि वुमेन को तो कोई राइट ही नहीं है, अपर कास्ट वुमेन भी शूद्रों के ही बराबर है। लेबर क्लास के साथ कितना ज़्यादा गलत होता है, लो कास्ट के साथ भी। मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कॉन्टिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in Southern India। तो डॉक्टर अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर सदर्न इंडिया में इन्होंने कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हु कुड एंटर टेम्पल्स। तो पहले दलित शूद्र इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये जो फिगर है मंदिर का, The gateway to the Madurai temple drawn by Thomas Daniel। Untouchables were not allowed anywhere near such gateways until the temple entry movement began। अब क्योंकि टेम्पल में नहीं जाने दिया जाता था शूद्र को, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अंबेडकर जो हैं वो एक महार फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रीजुडिस मीन्ड। मतलब कास्ट प्रेजुडिस का मतलब होता है कास्ट के आधार पर जो भेदभाव है वो सहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उनको मतलब हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि किस तरीके से क्लास में उनको बाहर बिठाया जाता था, उस मतलब लोटे से पानी नहीं पी सकते थे, वो मटके से जो बाकी बच्चे पीते थे, है ना। तो काफ़ी ख़राब बिहेवियर उनके साथ होता था। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड क्लास, है ना। तो ये सब था उनके साथ। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जो है डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप मिल गई, वो यूएस पढ़ने के लिए चले गए। जब वो इंडिया आए 1919 में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा अपर क्लास की पावर के बारे में उस समय की सोसाइटी में। 1927 में अंबेडकर ने स्टार्ट करा टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसमें जो महार कास्ट थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड, जब दलित जो है वो वहीं उसी टैंक में से पानी पी रहे थे जिससे ब्राह्मण पीते थे, तो ब्राह्मण जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। अंबेडकर ने 3 ऐसे मूवमेंट चलाए टेम्पल एंट्री के 1927 से लेकर के 35 में।
हिज एम वॉज टू मेक एवरी वन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी। वो ये चाहते थे कि जो कास्ट का भेदभाव है ना ये ख़त्म हो सोसाइटी में, और ये दिखे भाई कि कितना बुरा फैला हुआ है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किसने स्टार्ट करा? उन कास्ट ने जिनके पास एजुकेशन आ गए थे, थोड़ा पैसा आ गया था और इन्फ्लुएंस आ गया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण जो है ना वो इन्वेडर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, जिन्होंने साउथ इंडिया के लैंड्स को भी कॉन्कर कर लिया है, और जो ब्राह्मण बाहर के हैं, बेसिकली ये बात थी। द इंडिजिनस द्रविडियन रेस को उन्होंने, देखो जो सदर्न इंडिया के लोग हैं वो द्रविडियन रेस के हैं, नॉर्दर्न इंडिया के मतलब अलग अलग रेसेस के हैं ना, इंडो यूरोपियन रेस। तो ऐसा बोला गया कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्यन हैं, वो इस देश के नहीं हैं और उन्होंने कब्जा कर रखा है इंडिया पर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल क्लेम्स को पावर पर, मतलब कि ब्राह्मणों के पास सारी पावर रहे, इसको भी जो है चैलेंज किया गया। ईवी रामास्वामी नाइकर और पेरियर, एज ही वाज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. तो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, उन्होंने संस्कृत के जो हैं चीज़ें स्क्रिप्चर्स वगैरह अच्छे से पढ़े हुए थे। लेटर वो कांग्रेस के मेंबर बन गए, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया और खुद की ऑर्गेनाइजेशन ही उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था, कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब जात के आधार पर लोग बैठा करते थे कांग्रेस में, बताओ। दैट इज़ लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट। ऐसा कांग्रेस की मीटिंग्स में होता था कि जो नीचे जात है वो ऊंची जात से दूर बैठाई जाती थी ताकि ऊंच जात गंदी ना हो जाए। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Perrier found the self-respect movement. This is very important कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट, और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, किसने स्टार्ट किया। तो पेरियर ने स्टार्ट किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ही आर्ग्यूड, उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं वही ट्रू अपहोल्डर्स हैं तमिल और द्रविडियन कल्चर का, और उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण ने हम लोग को दबा रखा है और हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। ही फेल्ट दैट सारे के सारे जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। जो ये धर्म है ये कहता है कि भाई जो असमानताएं हैं वो ईश्वर ने दी हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अनटचेबल हैड टू फ्री, अनटचेबल्स को खुद को फ्री करना पड़ेगा। ये जो रिलीजियस ऑर्डर बन गया है ना सोशल इनइक्वालिटी का कि भाई तुम नीचे हो तुम ऊपर हो, ये सबसे अनटचेबल्स को, नीची जात को खुद को फ्री करना ही पड़ेगा। पेरियर वुमेन के बारे में क्या लिखते हैं? ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा मुकुर्थम आर वुमेन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब वो ये कहते हैं कि वुमेन जो है ना वो बिल्कुल कठपुतली बन गई हैं मेल के हाथों की, और या तो वो अपने फादर की सुनेंगी या अपने हस्बैंड की सुनेंगी, और मतलब वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बना पा रही हैं। तो इसमें ये है दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ आर एसोसिएशन विद संस्कृत। तो मतलब हम क्योंकि संस्कृत से एसोसिएट कर गए हैं ना, इसी वजह से क्या हुआ है, विमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं बची है, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन करके रह गई हैं अपने, या तो पहले फादर की और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड की। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड द रामायण। तो ये पेरियर रामायण, भागवत गीता, मनु की बातें, इन सबको अच्छा नहीं मानते थे कि जाति भेदभाव बहुत है इसमें। ही सेड दैट टेक्स्ट हैव बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। वो ये कहते थे कि ये जो सारे के सारे टेक्स्ट हैं ये लोअर कास्ट नीची रहे ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और मैन की बात हमेशा वुमेन मानती रहे ये दिखाने की कोशिश ये सारे टेक्स्ट करते हैं। दीज असर्शन डिड नॉट गो unchallenged. The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking of some self-criticism among upper caste nationalist leaders. तो ये सारी जो चैलेंजेस थे खाली नहीं गए, तो जो अपर कास्ट के लीडर्स थे ना वो भी जो हैं कई बार मानने लगे कि हाँ बहुत सारे समाज में चीज़ें गलत हो रही हैं। मगर जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने कहा कि भाई सब सही चल रहा है। उन्होंने बनाया सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल, ठीक है, और ब्राह्मण सभा बंगाल में। इन्होंने कहा भाई जैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि भाई देखो जिसके पास पावर होती है वो तो यही कहेगा ना कि जैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म।
ये सब कहते थे कि भाई हाँ, जो ब्राह्मण सभाएं थी वो कहती थी कि जो ये कास्ट डिस्टिंक्शन है ये बिल्कुल सही है और स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो ऐसा बिल्कुल सही है। डिबेट करना इन सब बातों पे और बेकार है, बट ये सारी जो डिबेट स्ट्रगल कास्ट की ये तब से लेकर के आज भी चली आ रही हैं। अब रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो क्या क्या ऑर्गेनाइज किए गए ये हम लोग नेक्स्ट, चलो अभी इसी में कर लेते हैं, छोटा ही है, ज़्यादा नहीं बचा है। वीडियो 25 मिनट का ही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, तो ब्रह्मो समाज ये हम लोग है ना देख चुके हैं। ब्रह्मो समाज बनाया गया 1830 में और ये प्रोहिबिट करता था आइडोलेटरी एंड सेक्रीफाइस, यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ इसमें बोला गया। केशव चंद्र सेन वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है, वन ऑफ द मेन लीडर्स थे ब्रह्मो समाज के। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा गलत है। ये उपनिषद में बिलीव करते थे जो कि एंड फॉरबिडेड मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और ये कहते थे कि भाई दूसरे धर्मों की जो भी प्रैक्टिसेस हैं आप उनकी बुराई मत करो। और इन्होंने क्रिटिकली ड्रॉ किया, मतलब ड्यू अपन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन स्पेशली हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करी, हिंदुइज्म के बारे में बात करी, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताई और कहा कि अच्छाइयों को फॉलो करो। डिरोजियो एंड यंग बंगाल, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो थे हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ये हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में टीचर थे 1920s में। इन्होंने काफ़ी रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट किया और एनकरेज किया बच्चों को, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट बच्चों को, कि वो हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करें, और इसको बोला गया यंग बंगाल मूवमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ट्रेडिशन को, कस्टम को अटैक किया और डिमांड किया कि भाई विमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन सबके पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, तो देखिए ये रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और इसका आइडियल क्या था? साल्वेशन, मुक्ति और लोगों की सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में और इनकी डेथ हो गई 1902 में। इनका जो ओरिजिनल नेम था स्वामी विवेकानंद का वो था नरेंद्रनाथ दत्त, और इन्होंने जो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की जो सिंपल टीचिंग थी उनको इन्होंने अपनाया और कंबाइन किया मॉडर्न आउटलुक से और पूरी दुनिया में फैलाया। और इनका जो भाषण था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में, जो कि हुआ था 1893 में, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। तो न्यूज़पेपर जो था न्यूयॉर्क हेराल्ड ने रिपोर्ट किया, वी फील हाउ फूलिश इट इज़ टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड नेशन, कि मतलब इतने पढ़े लिखे देश में हम मिशनरीज़ क्या भेज रहे हैं। ये भाषण जब उन्होंने सुना था लोगों ने स्वामी विवेकानंद का, उसके बाद ये बात की गई थी। जब उन्होंने भाषण दिया था ना, ऐसा कहते 10 मिनट तक लोग ताली रोक ही नहीं पा रहे थे, ताली बजाए ही जा रहे थे, इतना अच्छा इनका भाषण था। इंडीड स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट इंडियन इन मॉडर्न टाइम्स हु रीएस्टैब्लिश द स्पिरिचुअल प्रीएमिनेंस ऑफ द वेदांत फिलॉसफी ऑन अ ग्लोबल स्केल, यानी कि जो वेदांतों की फिलॉसफी है वो स्वामी विवेकानंद ने ही मॉडर्न टाइम में पूरी दुनिया में फैलाई थी। बट उनका मिशन सिंपली ये नहीं था धर्म के बारे में बात करना, उन्होंने बात करी कि जो इतनी अत्यंत गरीबी है और जो हमारा देश के लोग इतने परेशान हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात करी। वो चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए जिसमें लोगों की कंडीशन बेहतर हो, इसलिए वो चाहते थे कि लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी जो भावनाएं हैं उनसे ऊपर उठें और समाज के लिए काम करें। रिलीजन ऑफ द किचन एंड कम टुगेदर इन द सर्विस ऑफ द नेशन, मतलब अपने जो मनमुटाव हैं वो सब हटाएं और देश की सेवा में आगे आए। बाय सेंडिंग आउट दिस कॉल ही मेड अ सिग्नल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेसेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, मतलब जो उस समय ना छोटा छोटा मतलब उग रहा था नेशनलिज्म, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ये कहते थे कि भाई देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज हाउएवर नॉट नैरो in its conception. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nation of the world come together on an equal footing. अगर नेशन ऑफ द वर्ल्ड एक साथ आ जाए ना मैनकाइंड की प्रॉब्लम को लेकर के, तो ही दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो सकती हैं। और यूथ का इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बोला दुनिया को, समाज को आगे उठाने के लिए। प्रार्थना समाज जो था वो बनाया गया था 1867 में और काफ़ी सारे काम ये करते थे, जैसे कि कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, विमेन को एजुकेशन के लिए एनकरेज करना, विडो रीमैरिज करवाना,
और जो था इसमें रिलीजियस मीटिंग होती थी जिसमें हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन टेक्स्ट के बारे में बात की जाती थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज, वेद समाज इस्टाब्लिश किया गया था मद्रास में 1864 में। वेद समाज जो है ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड था और ये विडो रीमैरिज को प्रमोट करता था, कास्ट डिस्टिंक्शन को अबॉलिश करने की बात करता था, वुमेन एजुकेशन की बात करता था और जो भी सुपरस्टिशन वगैरह फैले हुए हैं दुनिया में उसको हटाने की बात ये करता था। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो क्या था, एंग्लो मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में स्थापना की थी जिसकी, और आज ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। ये ऑफ़र करती है एजुकेशन वेस्टर्न साइंस में और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट रहा है मुस्लिम एजुकेशन में, और ये स्टार्ट की थी सैयद अहमद खान ने। सिंह सभा मूवमेंट जो था रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी सिख्स की। फॉर द फर्स्ट सिंह सभाज वर फॉर्म्ड एट अमृतसर 1873 में, और फिर उसके बाद लाहौर में 1879 में सिंह सभा की स्थापना हुई। ये सिखिज़म में जो सुपरस्टिशंस हैं कि ऐसे मतलब है ना, ऐसा होता है वैसा होता है, या फिर कास्ट का भेदभाव और जो कि एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम एज नॉन सिख, जो मतलब सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं उसको ठीक करना, मतलब जैसे कास्ट का भेदभाव ना हो, अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, ये सब। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग सिख अफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद सिख टीचिंग्स। तो ये भी सिख समाज को आगे बढ़ाने के लिए सिख सभा काम करते थे। खालसा कॉलेज की स्थापना हुई अमृतसर में 1892 में बाय द लीडर्स ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। तो ये अलग अलग मूवमेंट है और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।